तो इसमें अच्छा अच्छा ये इसमें ये देखिए कि जो आपके मतलब 4 स्ट्रीम्स होती है। नंबर 1 जो है आपका पहला स्टूडेंट्स होता है आर्ट्स का, नंबर 2 होता है साइंस का, नंबर 3 होता है आपका कॉमर्स का और नंबर 4 ह्यूमैनिटीज़ का। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो है ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आर्ट्स वाले जो है बच्चे उसमें जो है अपने आप को इंगेज रखते हैं। नंबर 2 जो है जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोई बात होती है, जो जैसे सपोज आपने देखा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली जैसे किसी ने कोई शॉप खोलनी है या कोई अपना कारोबार करना है, तो जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स होता है उसका ज़्यादातर ये रहता है कि भाई मैं अपना कोई काम करूं किसी स्किल्स में, मतलब जैसे सपोज कोई कोई शॉप ही खोलना है या कोई अपनी जो है कोई रोज़गार अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का करना है या इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से करता है। और दूसरा जो आपने बोला है आर्मी में जो है बच्चा क्योंकि वो फ्रीली अपना उतना उसका पढ़ाई के प्रति उतना रुझान नहीं रहता, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे स्पोर्ट्स हो गया या आर्मी की कोई जो डिसिप्लिनरी होगी, जैसे आपने अभी एनडीए का भी नाम लिया ना, तो एनडीए में भी जो बच्चे होते हैं ये इसमें इन्वॉल्व, लेकिन अब वो सिंपल एक इन्फेंट्री जिसको आप कहते हैं सिंपल आर्मी जो होती है उसके लिए वो बच्चा जो है कैपेबल तो होता है। लेकिन अगर आपने एनडीए में जैसे एनडीए का नाम लिया तो उसमें ऑफिसर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, ज़रूरी है, साइंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकग्राउंड होता है, साइकोलॉजिकल जो बैकग्राउंड होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसका साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, मतलब एकदम जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट वाली होनी चाहिए। क्योंकि केवल ये डिपेंड नहीं करता है कि वो बच्चा जो है कितना उसने स्कोर किया है मार्क्स, लेकिन जब इंटरव्यू में और लास्ट फाइनल जो टेस्ट उसका होता है तो उसकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि भाई बच्चे का साइकोलॉजी कैसा है, यानी उसका अपना इनर कोर कैसा है, वो बहुत काउंट करता है डेफिनेटली। और ये भी डिपेंड करता है कि जैसे जिसकी साइकोलॉजी होती है, तो ये आपने देखा होगा जब उसको कोई कंडीशन दी जाती है तो वो जब उसकी अगर साइकोलॉजी उसकी पॉजिटिव है, उसमें जो है ब्राइटनेस है, तो वो अपनी कंडीशन को भी, चाहे कितनी भी वर्स कंडीशन है, कितनी भी नेगेटिव कंडीशन है, वो उसको भी जो है ठीक ढंग से जो है टैकल कर देता है, हल कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है। और ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जहाँ जहाँ पर भी आर्मी वालों को या जो ऐसे स्टूडेंट थे, उन्होंने जब उनको मौका दिया गया तो उनकी जो कंडीशन आई देश के प्रति या कहीं पर उनकी सीमाओं पर, तो उन्होंने जो है उसको ढंग से जो है सॉल्व किया और उससे जो है उनका जो उन्होंने करियर ऑप्ट किया था उसमें उनके 4 चांद लगे कि ये आदमी सही जगह सही प्लेस पर और सही पोजीशन पर जो है इसको जो है सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें जो है जब कोई भी बच्चा जो है जब इस तरह से अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है अपने करियर में, अपना फ्यूचर में, तो जो सेलेक्टिंग कमेटी होती है उनके ऊपर भी जो है उनको भी गर्व होता है कि इनका जो है सिलेक्शन जो किया गया है वो कोई गलत नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई बच्चा का सिलेक्शन जो है मतलब वो ढंग से डिसीजन नहीं लेता है, उसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होती, तो जो सेलेक्टिंग कमेटी है उसके ऊपर भी जो है जो इंटरव्यूअर होता है उसके ऊपर भी जो है आपने देखा होगा कि कितनी बार टीका टिप्पणी होती है कि इनका सिलेक्शन किसने किया होगा। जैसे आप कभी कहते कि यार ये इस आदमी का सिलेक्शन तो हुआ है लेकिन ये उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो इसका सिलेक्शन किसने किया होगा, बोलते नहीं बोलते। तो ये ऐसा आता, तो इसको बोलते कैरियर ऑप्शन, कैरियर पाथ, यानी कि जिसका कैरियर साफ नहीं होता है, उसका कैरियर जो है क्लियर नहीं होता, तो उसको जो है बाद में इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है झेलनी पड़ती है। और इवन कि ये भी देखिए आपकी, जैसे सपोज आपने देखा होगा कि किसी का जो मैरिज काउंसलिंग होती है, तो अगर जिसकी मैरिज डायरेक्ट होती है तो मैरिज होने के बाद आपने ये भी देखा होगा कि 10-15 साल भी मैरिज के हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी अपने हस्बैंड वाइफ में मतलब ठीक ढंग से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। और कभी कभी तो उनको जो है इतना भी बोलना पड़ता है कि अब तो मैं आपके साथ नहीं रह रहा हूँ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जो ऑप्ट किया गया था, जो पाथ दिया गया था, वो उसके काउंसलिंग ढंग से नहीं हुई थी। तो वो आपको तब पता चला, वो सब कंडीशन आपको कब पता चली, जब उस आदमी के साथ आप 15 साल रह गए,
तब आपको पता चला ये आदमी इस तरह का है, अरे मैंने तो ऐसा सोचा था। तो यही चीज़ जब आप मैरिज काउंसलिंग में जब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और अपना काउंसलिंग कराते हैं, उनका पेरेंट्स का देखते हैं, उनका मदर का देखते हैं, उनका ब्रदर का देखता है, सिस्टर का देखते हैं, उनके रिश्तेदारों का देखता है कि मेरी जहाँ मैरिज हो रही, तो उन सब का आप पूरा स्टेटस लेते हैं कि भाई ये कहीं से ख़राब ना हो, उनका जाति का देखते हैं, पाति का देखते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई देखते हैं। तो अपने करियर के बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? करियर के बारे में आप कहते हैं मेरे को मेरे दोस्त ने कहा या मेरे पेरेंट्स ने कहा या मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा, तो बच्चे ने सीधे जो है उस करियर में जंप मार दिया। और वो उसको तब पता चलता है जब वो 15 साल उस करियर में 15 साल लगा चुका होता है, तब उसको पता चलता है ओहो इसमें तो लूप एंड होल्स ये हैं, देयर आर लॉट ऑफ लूप एंड होल्स, देयर आर लॉट ऑफ एक्हिलस हील्स, वीक पॉइंट जिसको कहते हैं। तो वो उसको फिर टाइम लेता है, तब उसको प्रोग्रेस नहीं हो पाती। हमेशा देखिए आपकी जिसमें इंटरेस्ट ना हो और उसकी स्किल्स उसमें मैच न करती हो, तो वो काम तो करेगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि कोई बच्चा है आर्ट्स का, उसको एक सीट पर बैठना जो है किसी जैसे क्लेरिकल जॉब होती है, तो कोई बच्चा जो है एक सीट पर 8 घंटे गुजार देता है आराम से बैठे बैठे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है, जो साइंस वाला बच्चा होता है, वो 8 घंटे बैठ ही नहीं पाता। और इस तरह की जॉब बटी हुई है। जैसे आपने अकाउंटेंट देखे हो, तो वो केवल बैठ के उनका काम होता है पैसों को गिनना और एक जगह पे बैठे रहना। लेकिन वहीं पर आर्मी सोल्जर देखो, वो एक जगह पे बैठ ही नहीं पाता, वो पूरे ग्राउंड में काम करता रहता है। तो ये इस तरह से जॉब का प्रोफाइल, कोर्स का प्रोफाइल भी बटा हुआ होता है। तो उसकी पर्सनालिटी क्या कहती है, एप्टीट्यूड क्या कहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसकी जो है स्किल्स क्या डेवलप है कि नहीं है। और सपोज ये भी है, ये भी देखना है कि आपने कि कोई बच्चा जैसे अभी 19 या 20 ईयर्स का है और वो बच्चा एनडीए में सेलेक्ट हो जाता, तो उसकी जो एक्सपीरियंशियल जो नॉलेज है या ना उसका जो स्किल्स है वो इतना डेवलप्ड है कि वो 30 ईयर्स के बराबर, जो 30 ईयर्स का आदमी होता है जैसा वो सोचता है उस तरह से वो 20 ईयर्स वाला बच्चा जो है सोचना शुरू कर देता है। इसीलिए वो ऑप्शन है। तो ये हो गया, पहला हो गया जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये फर्स्ट है, ये है आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, ठीक है। सेकंड आता है आपका साइंस का स्टूडेंट। साइंस का स्टूडेंट जो है वो बहुत ही मैकेनिकल पॉइंट्स वाला होता है। उसमें जो है जो भी चीज़ होती है वो उसको जो है टेक्निकल वे में सोचता है कि मैंने जो काम करना है उसमें। जैसे आपने देखो कि जापान के जितने भी जापानीज होते हैं वो सब टेक्निकल व्यू पॉइंट वाले होते हैं, इसलिए वो इतने डेवलप्ड हैं। क्यों? वो साइंस, अब आपने देखो किसकी साइंस सबसे डेवलप्ड है? जापान की। जापान में जितनी भी साइंस की चीज़ें होती है, आपने देखो जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, सब आप उसमें अपने मोबाइल में देखो जो ओरिजिनल है, चाहे आप सोनी कंपनी का भी नाम लेते हैं, वो सब जापान से है। तो वो जो साइंटिफिक वे होता है जो जीने का, वो साइंस आपको सिखाती है। तो जो बच्चे का आप फिर ये आपने देखना है कि जो बच्चे का जो है स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है साइंटिफिकल है, मतलब जैसे सपोज आपने ये देखना कि जिसको आप कन्वेंशनल भी कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि भाई सुबह उठना है और इतने बजे अपना मॉर्निंग वॉक जानी है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे जो है अपने स्टडी पे बैठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, ये सब। तो ये एक सिस्टमेटिक जो फॉलो करता है वो साइंटिफिकल मैनेजमेंट में आता है। तो जिस बच्चे का ये अपना जीव लाइफ में जो है, जब आप उससे बात करेंगे, जिस भी बच्चे से जब आप उससे बात करेंगे, अगर उसके जीवन में, उसके डेली रूटीन में ये सब घटित होता है, तो डेफिनेटली वो बच्चा साइंस के कोर्सेज में सक्सेसफुल हासिल कर सकता है। तो इसमें जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें जो है आईटी से रिलेटेड है ना, मरीन इंजीनियर है, और इसमें जो है और भी कितने भी तरह के और इंजीनियर्स हैं। इसमें बहुत सारे 25-30 टाइप के इंजीनियर्स हैं। तो ये जो है, ये सारे जो है वो बच्चे होते हैं जिनका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है क्लियर कट रहता है, और उसका कंसेप्ट जो है क्लियर रहता है कि भाई मैंने साइंस में ये अप्लाई करना है, ठीक है। नंबर थर्ड है जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, जिनको मेडिकल साइंस में और इनमें इंटरेस्ट रहता है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है ना। तो जब आप किसी बच्चे से बात करेंगे और आपने उस बच्चे से बोला कि भाई ये बायोलॉजी का बच्चा है, तो आपने उससे जो है ह्यूमन बॉडी की बात की, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछना शुरू किया, और उससे जो है ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स पूछे, और
जो इन्वायरमेंटल के बारे में पूछा, उससे जो है प्लांट्स के बारे में पूछा, सॉइल के बारे में पूछा, और जो भी और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पूछा, चाहे वो वेटरनिटी है उसके बारे में पूछा, एनिमल्स के बारे में पूछा, तो आपको पता चल जाएगा इस बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है और इसको इसकी नॉलेज भी है। और जहाँ जहाँ पर आप पूछना शुरू कर देंगे तो जब उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाएगा तो वो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से आपके सामने रखता जाएगा कि ये चीज़ें ऐसे होती है और मैम ये इसमें ये लिखा हुआ है ना। तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि इस बच्चे का रुझान जो है बायोलॉजी की तरफ है, तो इसको मेडिकल जितने भी कोर्सेज है उसके बारे में इसको बताना है। हाँ ये हाँ हाँ, तो ये फर्स्ट फेज है। हाँ एकदम ये फर्स्ट फेज है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी मैंने कोर्सेज नहीं बताया, ये आपका जो है केवल फर्स्ट फेज का है कि आपने ऐसे बात करनी है ना। फिर उसके बाद जो है मेडिकल वाले का, उसमें नर्सिंग का है, नर्सिंग होम जो होते हैं जिनके खोले रहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री है MBBS MD की होती है, जो नीट के द्वारा जो है क्वालिफाई करता है बच्चा ना। लेकिन नॉर्मली जो बच्चे उनके MBBS के अंडर में काम करते हैं तो वो नर्सिंग वाले होते हैं, जिसको BSc नर्सिंग हो गया या जो मेडिकल अप्रेंटिस टाइप में होंगे, ये सारे बच्चे जो है ये कोर्स करके फिर उसमें जो है अपने आप को हॉस्पिटल्स में इसमें इंगेज कर देते हैं और डॉक्टर्स के सुपरविज़न में ये काम करते हैं, जिनको हम जो है नर्सिंग होम, नर्सिंग या जो और क्या बोलते हैं उसको, यस यस, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी होते हैं ये इसमें जो है अपने आप को इंगेज रखते हैं। उसके बाद होता है जो फिर एक चौथा पार्ट है जिसको अकाउंट्स कहते हैं, है ना। तो अकाउंट्स वाले क्लियर कट है, अकाउंट्स का मतलब जिसने अकाउंटेंसी सीखी है, तो अकाउंट्स वाले का काम न तो मैकेनिकल से रिलेटेड है, ना उसका बायोलॉजी से रिलेटेड है, ना आर्ट से रिलेटेड है, उसका काम केवल अकाउंटेंट से है। यानी कि जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहाँ पर हो रहा है उसमें इन तीनों में से कोई काम नहीं आएगा। अगर आपने किसी बच्चे से बोला कि बेटा थोड़ा टैली ये सॉफ्टवेयर है, इस टैली सॉफ्टवेयर को चला के दिखाओ, तो ना बायोलॉजी वाला चलाएगा, ना आर्ट्स वाला, ना साइंस वाला, केवल चलाएगा तो वो अकाउंट्स वाला। तो अकाउंट्स की नॉलेज भी इसलिए प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि बिना अकाउंट्स के, अगर सपोज आपने अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, आप अपना शॉप भी चला रहे हैं, तो अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है तो आप अपना बिजनेस जो है कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना उसका मैनेजमेंट उसका मेंटेन कर रहा है, कितना खर्चा दुकान पे हो रहा है ना। तो वो आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अकाउंट्स क्लियर नहीं है तो समझ लो कि वो बच्चे का, भले ही वो चाहे वो बायोलॉजी वाला बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, फिर भी उसका अकाउंट्स तो है, क्योंकि वो पैसे का ट्रांसैक्शन तो हर बच्चा करता है। तो वो अपना पॉकेट मनी में और अपने जो है जो भी उसको मिलता है उसमें वो अपना बजट लेके चलता है कि मैंने इतना खर्चा करना है और इतना मैंने अपने पास रखना है, इतना मैंने इस पर लगाना है। तो वो एक तरह से छोटा मोटा उसका अकाउंट ही हो गया। डेफिनेटली इतनी सेविंग हुई, इतना इनकम हुआ और इतना मेरा खर्चा हुआ, है ना। तो ये चार पहिए हैं, मतलब किसी भी कोर्स के लिए आप बात करने का शुरू करेंगे तो ये चार पहिए हैं, और इन चार पहियों पे ही डिफरेंट जो है कोर्सेज जो हैं शुरू होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स को ही कहते हैं। ह्यूमैनिटीज़ मतलब जिसमें सोशल कॉज होते हैं, सोशल वर्क होते हैं ना, उसको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। तो वो आर्ट से रिलेटेड है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ मतलब जिसमें सोशल से रिलेटेड जितना भी जैसे सामाजिक तौर पर हम जितना काम करते हैं, तो जैसे सपोज अगर कोई पॉलिटिकल लीडर भी है ना, अगर उसने ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ा हुआ है तो वो एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें ह्यूमन साइंस जो है उसमें जो है आती है, ह्यूमन बिहेवियर, एग्जैक्टली। तो ये सबसे फर्स्ट फेज मैंने आपको बताया है, तो इस पर आपने ध्यान देना है, किस तरह से पूछना है, किस तरह से बात करनी है, और किस तरह से जो है बच्चों को जो है। फिर सेकंड फेज में आएगा उनके जो कोर्सेज हैं, है ना। थर्ड फेज में आएगा जो उनके टेस्ट होते हैं, मतलब जैसे सपोज उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, स्किल डेवलपमेंट का टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट होते हैं, ऐसी कम से कम 100 टेस्ट हैं जो जिनके टेस्ट के बिहाफ पर उस बच्चे का इंटरनली पता चल जाए। DMIT हो गया, इनसे पता चलता है कि बच्चा जो है रियल में इस कोर्स के लिए या इस जॉब के लिए फिट है कि नहीं है। इसी में साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है।
ठीक है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले, आज के लिए इतना बहुत है, आपने सबसे पहले बच्चों से इस तरह से बात करनी है, चारों तरह के बच्चों से इस तरह से बात करनी है, और फिर हमसे जो है, जो आपको बुक मैंने बोली है वो करियर काउंसलिंग की, वो भी मंगवानी है, उसको भी स्टडी करना है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।